नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। इस वक्त हम मुंगेर में हैं। बिहार सफ़र का 13वां दिन। भागलपुर से चले और मुंगेर पहुंच गए। मुंगेर आने के बाद सबसे पहला जहां पे हमारा पदार्पण हुआ वो है मुंगेर फोर्ट, मुंगेर का किला। यहां पे आने के बाद मैंने कई सारे लोगों से इस शहर के इतिहास के बारे में पूछा, जाना। बहुत दिलचस्प कहानी है इस शहर की। और मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया कि अगर यहाँ के बारे में आपको बहुत बेहतरी से कुछ जानना है तो आप राजेश जैन के पास जाइए, राजेश जैन से जानिए। राजेश जैन इस शहर में पले बड़े हैं, बचपन से रहे हैं और वो पूरे इतिहास को आपके सामने रख देंगे। तो हमने सोचा कि पहले जाके राजेश जैन जी से मिला जाए। इनका शेड्यूल बहुत बिजी है, फिर भी हमने इनको आधे घंटे के लिए मना ही लिया और मना लिया है तो बस पहुंच गए हैं। बातचीत शुरू करने से पहले मैं ज़रा सा इनका परिचय दे दूं। हालांकि परिचय इतना बड़ा है कि मुझे देने में कम से कम 2-4 पन्ने लग जाएंगे और करीब 10 मिनट लग जाए, लेकिन संक्षिप्त में छोटे सा परिचय मैं अभी दे देता हूं। शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं। उसके बाद अगला जो है वो मुंगेर में गंगा पर आंदोलन हुआ था पुल बनाने के लिए। उसके मुख्य और चर्चित चेहरे ये रहे थे और इनके प्रयासों के बाद गंगा पुल यहाँ पे बना मुंगेर में। और अगला परिचय ये है कि मेंबर ये हैं मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार रहे हैं। सिटीज़न फोरम यानी कि नागरिक मंच के ये सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और आखिरी और सबसे बड़ा परिचय जो आपको जान लेना चाहिए, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और बहुत ही एक्टिव जिला अध्यक्षों में से एक गिने जाते हैं, बिहार के सभी भाजपा जिला अध्यक्षों में से। अब आगे की बातचीत शुरू होगी और आगे की बातचीत में जो है सबसे पहले जो मैं बातचीत करूंगा मुंगेर के हिस्ट्री और कल्चर पे। यहाँ की हिस्ट्री क्या रही है, यहाँ का मुख्य कल्चर क्या है, जो मेरे दर्शक भी देखना चाहेंगे। बिहार के और राज्यों में रहने बिहार के और ज़िलों में रहने वाले लोग और दूसरे राज्यों के लोग भी जानना चाहेंगे। तो हिस्ट्री और कल्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपके दर्शकों को पहले नमस्कार करता हूँ। और आपने तो तफसील से मेरा परिचय दे दिया है, ये मुख्तसर नहीं। मैंने शहर में आते समय जितना सुना था उससे बहुत कम दिया है सर। जी जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि मैं तो इसी मिट्टी से जन्मा हूँ, इसी में मुझे मिलना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं तो इसी के बारे में सोचूंगा। और जब से मैं जान रहा हूँ मुंगेर को, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने बहुत बारीकी से मैंने मुंगेर को देखा, समझा है। मुंगेर के इतिहास के बहुत सारे फोल्ड हैं। यह सूफी संतों की भूमि है, यह बौद्ध विहार की भूमि है, यह सिखों के 10वें गुरु तेग बहादुर से सटी हुई भूमि है, पाल वंश के राजाओं की भूमि है, मुदगल ऋषि की भूमि है, जिसके नाम पर इसका मुंगेर नाम पड़ा। फिर मुंगेर महाराज जरासंध की भूमि है, 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। जी जी, 9वें गुरु तेग बहादुर जी, ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुरु तेग बहादुर की भूमि है। तो बहुत सारे ऐसे अजीमुशान शख्सियतों से जुड़ा रहा है मुंगेर का इतिहास। और यह तो तपोभूमि है, मैंने कहा महाराज जरासंध की भूमि है। फिर महाभारत में कर्ण, जो इस पूरे क्षेत्र का नाम अंग प्रदेश पड़ा, यहाँ से लेके आपको भागलपुर के चंपानगर तक, तो उसका यह मुख्यालय है। आज हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं इस कंपनी गार्डन में, उससे 1500 फीट की दूरी पर वो स्थल है जहाँ महाराज कर्ण, राजा कर्ण 1.25 मन सोना दान देते थे, जिसके लिए उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। ये शायद वही जगह है जहाँ इंद्र ने उनसे कवच और कुंडल ले लिया था। बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। इसी गंगा के किनारे पूजा करते थे। यहाँ राष्ट्रीय हमारी जो राष्ट्रीय नदी है, भारत की संस्कृति और परंपराओं की जो प्रतीक है गंगा, जो 2550 किलोमीटर की लंबी गंगा जो है, जो गौमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका यह बीच का पड़ाव है। और यह उत्तरमुखी गंगा का क्षेत्र है, जिसके किनारे ये मुंगेर बसा हुआ है। और अगर हम अपने धार्मिक आख्यानों में जाएं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, चंडिका स्थान। आते समय हमने बोर्ड पे नाम पढ़ा, आपने नाम पढ़ा होगा। चंडिका स्थान है। ये मान्यता है
कि जब सती के शव को लेकर, सती माने पार्वती के शव को लेकर के और तांडव कर रहे थे भगवान शिव, तो उनकी बाईं आँख यहीं गिरी थी। तो यहाँ उसका पूजा होता है। हजारों श्रद्धालु, लाखों कहिए आप, देश विदेश से यहाँ लोग जुटते हैं। कहने का मतलब उपासना का बहुत बड़ा अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ सीता जब राम लौट रहे थे लंका विजय के पश्चात, तो सीता ने भी यहाँ पर कहा जाता है कि अपनी परीक्षा दी थी। यहाँ सीता कुंड नाम से यहाँ पर गर्म जल का झरना, जो बहुत ही उबलता हुआ पानी है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी ऐतिहासिक भूमि है। तो मैंने आपको बताया कर्ण से जुड़ा हुआ है, माता सीता से, यानी कहीं न कहीं भगवान राम से जुड़ा हुआ भूमि है, और भगवान शिव से जुड़ा हुआ भूमि है। बौद्ध विहार है, हमारे सिख परंपराओं से जुड़ा हुआ है। महाराज जरासंध से जुड़ा हुआ है, जो एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम इधर की बात करें, जब पलासी के युद्ध के बाद जो वफादार सिपाह सलार था सिराजदौला का, उसको भागना पड़ा मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण। तो वो भाग करके जब वहाँ से भागे तो मुंगेर आए, उन्होंने इसको सामरिक दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त स्थल माना। तो उन्होंने बंगाल की राजधानी मुंगेर को बनाया। सूबे बंगाल की राजधानी मुंगेर 3 वर्षों 4 वर्षों तक रही, जब तक उनका पराक्रम रहा। तो उस बंगाल में आसाम, बिहार, उड़ीसा तीनों शामिल थे। तो हम कैपिटल टाउन का भी गौरव होने का प्राप्त है। हम इन गौरव परंपराओं को ढो रहे हैं। ये मेरे लिए एक विरासत, ये इस बात का के लिए काफ़ी है कि मुंगेर को क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कंटेस्ट में आपसे बात कर रहा हूं। ढो रहे हैं मैं ढोने का मतलब है कि ये विरासत है जो हमारे पास है, हमारे सर पर है। चूँकि ढो रहे शब्द मैंने इसलिए के प्रयोग किया कि जो गौरवशाली अतीत मुंगेर का है, उसका वर्तमान उतना कहाँ रहा। आज जिस पर मैं जान रहा हूँ कि आपका वो क्वेश्चन चलेगा, तो आज समस्याएं भी तो मुंगेर में बहुत है ना, इसलिए कि मैंने उस प्रयोग किया है। लेकिन गौरव तो गौरव है ना। कहते हैं कि हम अपनी विरासत को लेके चल रहे हैं, मैंने इसी कंटेस्ट में कहा है। और अभी इधर की बात करें तो अब मुंगेर योग भूमि है। योग का पूरा परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से डिवाइन लाइफ सोसाइटी की यहाँ पर शाखा उन्होंने खोली, जो आज बिहार योग भारती, बिहार योग विश्वविद्यालय, इन तमाम नामों से चर्चित है। और आज ये मुंगेर की पहचान है, योग के कारण मुंगेर की पहचान है। और यहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो है अबुल कलाम आज़ाद का 2 बार आना हुआ। यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, वर्ल्ड योग कॉन्फ्रेंस हुए। मुंगेर आज आप कहीं साइट पर खोज लें, कहीं खोज लें, कनाडा में खोजिए कहीं। ये योग तो ये 1972 में 72 में जब बिहार योग विद्यालय बोल के हुआ। और अब तो उस समय जो बीज रोपा गया था, अब तो इसकी कई शाखाएं हैं, रिखिया में शाखा है, यहाँ है। तो कहने का मतलब ये है कि हर दृष्टिकोण से, अगर आप बौद्धिक दृष्टिकोण पर देखें, विरासत के दृष्टिकोण से देखें, तो मुंगेर बहुत 20। मुंगेर 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था, तो मुंगेर करीब करीब जमींदोज हो गया था। अब जो मुंगेर आप देख रहे हैं, यहाँ की सड़कों को देख रहे हैं, ये बाद का मुंगेर है, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये इसमें यहाँ पर गांधी जी आए, वल्लभ भाई पटेल आए, नेहरू जी आए, सरोजनी नायडू आई। उस समय जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता, उस समय यहाँ पर राहत कैंप वगैरह चलाए थे। तो मुंगेर इस तरह से करीब करीब समझ लीजिए कि समाप्त ही हो गया, कुछ इक्का दुक्का बजा हुआ। मुंगेर के किला का बुर्ज भी टूट के गिर गया था, जो बाद में फिर रिकंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये हमारे मुंगेर की एक समृद्ध परंपरा है। औद्योगिक दृष्टिकोण से मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप पूरे बिहार में घूम रहे हो, तो ये जो बटा हुआ बिहार है, जब हम झारखंड से अलग हुए तो मुंगेर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक जिला हो गया। क्यों हो गया? इसलिए करके कि मीर कासिम का बनाया हुआ जो गन फैक्ट्री है, जो आज भी संचालित है और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, वो गन फैक्ट्री हम एशिया में सबसे अच्छा DBBL डबल बैरल गन बनाने वाली फैक्ट्री है यहाँ पर। चंबल आज वाला भी बंदूक, ये बंदूक आप जहाँ का भी मान लें, लेकिन चंबल भी जाता होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन
बंदूकें तो यहाँ की बहुत अच्छी बनती हैं। नहीं एक और मीर कासिम ने यहाँ पर इसकी फैक्ट्री बंगाल के कारीगरों को ला करके बसाया था। आज यह बदहाली के कगार पर है, इसमें कोई शक नहीं। कौन सा सन था वो, कुछ स्पेसिफिक? 1756-57 का कालखंड था। 1756 से आप 1760 तक ले लीजिए। तब उस समय रोजगार मिला होगा यहाँ? उसमें रोजगार, बंगाल से कारीगर आए थे, वो बंदूक बनाते थे। आज भी मैनुअल प्रोसेस यहाँ ज़्यादा है, तो वो यहाँ गन फैक्ट्री है। तो अब वो बदहाली के कगार पर है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ही, आप और उसको देखिएगा विस्तार से। यहाँ पर हम बहुत उत्तम जो उम्दा किस्म की सिगरेट ITC लिमिटेड, जो विल्स फिल्टर है ना वगैरह, यहाँ पर मुंगेर में सिगरेट का मदर फैक्ट्री है, मैंने सबसे पहला कारखाना है ITC का, ये मुंगेर में ही है, आज भी है। अब यहाँ सिगरेट का काम कम होता है, चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर सिगरेट का डिमांड अब घटा है, तो ITC ने अपना एक और उपक्रम चालू किया है, वो दूध फैक्ट्री आज मुंगेर में है। अब वो दूध बनता है, फैक्ट्री खोला है यहाँ पे? जी। आज से तो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह खोला है। और उसके बाद आप मुंगेर में रेलवे का बहुत पुराना कारखाना है। यहाँ रेलवे वर्कशॉप है, यहाँ चक्का बनता था, लोको इंजन का जो है यहाँ पर काम होता था, रिपेयर होता था, है ना। तो ये मुंगेर में एक वैसी चीज़ें भी हैं। तो वो, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे मुंगेर जो एक बहुत बड़ा ज़िला था, जब मुंगेर का कलेक्टर कहीं जाता था तो वो लोग बोलते थे लाट साहब आ गया। जब हम सहरसा की सीमा को छूते थे, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, ये सब मुंगेर का हिस्सा हुआ करते थे। और आज मुंगेर कट करके हम श्रीहीन, कांतिहीन जैसा हमारा अस्तित्व हो गया है। रोजगार के अवसर सिमट गए हैं। वो इसलिए सिमटे चूँकि हम लोगों के यहाँ जो है लेक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, यातायात का इतना अधिक अभाव था, चूँकि हम एक आइलैंड की तरह हैं। हमारा जो यहाँ पर एक भौगोलिक आप देखेंगे मुंगेर में, तो वो 3 तरफ से जल है। सामरिक दृष्टिकोण से कभी बहुत अच्छा रहा होगा यही बातें। तो मतलब यहाँ पे उपजाऊ जो खेती ज़मीन है उसके लिए तो कभी पानी की कमी नहीं होती होगी ना? खेती के लिए जो यहाँ पर कृषि की समृद्ध परंपरा रही है, गंगा का तटवर्ती क्षेत्र होने के नाते, और भी कुछ छोटे छोटे पहाड़ी नदियाँ हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से पानी की कमी तो नहीं हुई है और संसाधन हैं, और किसान एक हद तक संपन्न ही थे। अब किसानी से वो विरत हो रहे हैं, ये वजह हो सकती है कि वो गड़बड़ा रहे हैं। तो उसके लिए रोजगार के अवसर कम हुए। मैं कहना चाह रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के चक्कर में 1987 में हम लोगों को गंगा पुल आंदोलन शुरू करना पड़ा, और उसको पूरी शिद्दत के साथ। गंगा पुल पे हम बाद में आते हैं जी। अब अगला सवाल जो रहेगा वो हेरिटेज सिटी भी आपने इसी में जोड़ दिया। मेरा हेरिटेज सिटी का भी एक सवाल था जी, जिसको आपने जोड़ दिया जी। तो अब अगला जो है ITC जो फैक्ट्री खुली और उसमें जो रोजगार उत्पन्न हुए, इन सारी चीज़ों पे मतलब एक ब्रीफ बताएं, और कब बंद हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ? नहीं, ITC की फैक्ट्री में देखिए एक्चुअली क्या है कि रेशनलाइजेशन प्रोडक्शन के अंदर में कल कारखानों में जब आधुनिकीकरण होने लगा, तो उन्होंने जो है ह्यूमन लेबर जो है, मानवीय श्रम को तो घटाया है। तो इसके लिए हम केवल ITC को दोष नहीं देंगे, बहुत सारे पूरी दुनिया का ये हाल है। पोलैंड वगैरह जैसे राष्ट्रों में तो इसको लेकर आंदोलन चला, तो मानवीय श्रम घटा, आबादी बढ़ी, मानव बढ़ते गए, और मानवीय श्रम में ह्रास होता गया। तो ये तो एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि जिसका संभल पाना तभी संभव है जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अब क्या है कि यहाँ पर एक ITC जो पहले चटकल हम लोग इसको बोलते थे, मेरे बाबूजी वगैरह कहते हैं कि इसको चटकल बोला जाता था। कल कारखाना था, वो सिटी बस्ती थी। बंगाल में भी, डनलप में भी चटकल बोला हाँ, चटकल एक्चुअली हैसियंस एंड बैग्स, जहाँ पर बोरा चट्टी वगैरह में सामान पैक होता, बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई होता था, लोग उसको चटकल बोलते थे। कल कारखाना जो चट से जुड़ा हो, जो जूट से जुड़ा हो, जूट से कनेक्टिविटी जी हो, उसको चटकल बोला जाता है। तो अब तो नहीं बोला जाता है, ये बहुत पुरानी बात है। तो उस वक्त इसके अंदर बहुत सारे कारीगर थे। तो ये स्थिति तो रेलवे का भी है, जमालपुर रेलवे का। आज वहाँ पर भी तो लेबर की संख्या घटी है, बहालियाँ घटी है, चटकल में भी घटी है। ऐसे ऐसे मशीन आने लग गए हैं ऑटोमेटिव, कि मानवीय श्रम तो वो अब रख रहे हैं तो कृपा कर रहे हैं,
वो सरकार के दबाव में रख रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं। अब 5 आदमी मिल के फैक्ट्री चला ले, ये स्थिति हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर तो मुझे लगता है कि एक लंबा डिबेट हो सकता है। तो सरकार को सोचना होगा, कठोर जनसंख्या कानून लाना होगा, तब कुछ शायद आगे जाके स्थितियां बदले। लेकिन फैक्ट्री भी जो है वो काफ़ी पुरानी जी, करीब 1845-46 की यहाँ पर रेल फैक्ट्री है। अभी की स्थिति उसकी क्या है? स्थिति ठीक, देखिए स्थिति क्या है कि जब हम किसी चीज़ को खोलते हैं और जब वर्क और डिजाइन और साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो उसके साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन यदि आप पिछड़ गए तो आपकी पूरी व्यवस्था पिछड़ जाएगी। अब धुएं से चलने वाले इंजन आपने कहीं देखा क्या? अब तो वो हेरिटेज इंजन कहलाते हैं ना। अब आपने वर्षों तक ढोया उसी के चक्का को बनाने काम के, तो आप तो पिछड़ गए। बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लगी थी, हाँ डीजल सेट लगा, तो फिर डीजल का काम होने लग गया, तो चलिए फिर कुछ सांसें थमी नहीं, हम आगे बढ़े, तब तक इलेक्ट्रिक आ गया। हाँ, उस बीच में एक लंबी लड़ाई हुई तो क्रेन को बनाने की, जो क्रेन आप देख रहे हैं तो मुंगेर के ये जमालपुर कारखाना का क्रेन है, बहुत नामी है और अच्छे खासे ऑर्डर से तो वो जीवन यापन चला। अब तो सवाल है साहब कि अब तो डीजल भी चला गया है, अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो अब आप उसके साथ यदि आप इलेक्ट्रिक का बैठा देते कुछ उस काम को, तो समय के साथ अगर कोई मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं चल पाता है, चाहे कोई भी सरकारों में, किसी सरकार, खास सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकारें रही होंगी उस समय, तो अगर वो चलती तो हम भी उसके साथ चलते। तो निजी क्षेत्र की कंपनियां तो अपने आप को संभाल लेती हैं, हम पिछड़ जाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। तो यही एक ऐसी समस्या है जिसके चलते आज तो अब इलेक्ट्रिफिकेशन के भी शेड का और उसका भी कुछ काम वहाँ शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी जो रेल मंत्रालय उसमें बहुत एक्टिव है। और यहाँ से एक स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का जो यहाँ पर कोचिंग था, इरमी, जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, उसका भी जाने का एक हल्ला उड़ा था, लेकिन समय रहते वो समाप्त हो गया। पता चला वो बातें निर्मूल थी। ये सब हम लोग इस पर चाक चौबंद हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं कि यहाँ क्या करना है ना। केवल हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत भी बदलनी चाहिए, कुछ ऐसा एक अंदाज रहता है। तो बात यही है। अच्छा, मुंगेर बैठे ना, मुंगेर आने के बाद यहाँ के बारे में पता किया तो कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे पुल की एक बड़ी किल्लत हुआ करती थी जी, गंगा नदी के ऊपर जो पुल बड़ा बना है। महत्वपूर्ण मुद्दा आप बता रहे हैं। हाँ, और किसी ने कहा कि 30 साल तक ये काम लटका रहा। जी जी जी। और तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? आप लोगों ने मतलब क्या 30 साल पहले से लड़ाई लड़ी, 90 से लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर अब जाके बना है? देखिए, पुल जो है वो मेरी संवेदना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि आज मुझे जो भी पहचान मिली है तो उसके पीछे कहीं न कहीं गंगा पुल है। तो 1987 में जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, आपने मेरे परिचय 87 से जी जी, तो जब आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया तो आपने अभी मेरा जो तवारुफ कराया है, परिचय कराया है, आपने कहा बड़े बड़े व्यवसायिक घराने से हैं, तो आपने गलत नहीं कराया है। मुंगेर में गंगा पुल न भी बने तो हम 2-3 पुस्तक आराम से खा सकते हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत रिमांड नहीं था, लेकिन यह मुंगेर के विकास का लाइफ लाइन था। और इसमें केंद्र सरकार के बहुत सारे हड़बोंग फैसले जो हैं, मैं उसके बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, उससे हम लोगों ने लड़ करके निजात पाया था। टेक्निकली हम लोगों ने इसको फिट कराया था। एक बात यहाँ पे मैं जोड़ देना चाहता हूँ जो भी दर्शक हैं उनके लिए, कि सब कोई मुझे कहता है कि ये भाजपा को लेकर के हमेशा टारगेट करते हैं, ये करते हैं, वैसा करते हैं। कई लोग इसको लेकर गालियाँ भी दे देते हैं। पर ये उन लोगों के लिए बताने वाली चीज़ है कि देखिए, जो काम करता है ना उसकी बात हम हमेशा करते हैं। हम इनसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि ये भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं या फिर ये इनको चुनाव हमने लड़वाना है, चाहे कुछ करना है। इस शहर में आने के बाद अगर किसी के बारे में कोई अच्छी चर्चा होती है, कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में भी आपको बताएं। और यह आंदोलन तो इन्होंने समाज में कुछ अच्छा करने के लिए किया ना। जो मुंगेर के लोग थे वो, उन्हें पुल की ज़रूरत थी। पुल ना होने से कई तरह के व्यवसाय जो थे वो ठप पड़े थे, बाधित हो रहे थे, आवागमन जो था वो रुका हुआ था। तो ऐसे में सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर कोई आके समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो बात होनी चाहिए। और ध्यान रहे, ये भाजपा के लिए नहीं है, ये राजेश जैन के लिए है।
जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मेरा कोई मकसद किसी तरह से किसी विधानसभा और लोकसभा में जाने का नहीं है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, उसमें हूँ और रहूँगा, और उसमें बड़ी इज्जत है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही इज्जत है। सो दूसरे जगह शायद वो इज्जत हमको समझ में ना आए जो आज की तारीख में। एक चीज़ और है, मैंने कई सारे जिला अध्यक्षों को देखा है, विधायकों को भी देखा है, खासकर जिला अध्यक्षों की बात करूं, भाजपा से रिलेटेड, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, या फिर कोई भी पार्टी का हो, मैं उन्हें भी ले लेता हूं। पता नहीं, मतलब एक अलग ही रुआब रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं। और मैं पिछले 1.5-2 घंटे से आपके साथ हूँ, बहुत तरह की बातें हुई। आप उर्दू के अच्छे जानकार हैं, आप संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, आप हर भाषा पे अच्छा कमांड है, और इतने सरल है। मुंगेर के बड़े व्यापारियों में होने के बाद, धन संपत्ति से भी सब चीज़ होने के बाद, इतने सरल, इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये मुझे बड़ा पसंद आया। और ये कैसे है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें दरअसल कहीं न कहीं मैं बचपन से, मैं चूँकि आपने जब इतना परिचय खोल दिया मेरा, तो मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारा ध्येय वाक्य है इदम मम राष्ट्रम, यह हमारा देश। इसके सिवा हम लोग न तो कुछ सुनना चाहते हैं और न देखना चाहते हैं। तो देश के लिए करना, केवल देश है हमारे सामने में। और जहाँ तक प्रतिष्ठा की बात है, तो आप कुछ भी करेंगे तो लोग आपको, लोग बेवकूफ़ नहीं है। हम जनता को बेवकूफ़ नहीं माने। जनता खूब समझती है कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, और वो आपको निश्चित रूप से आपको आपके सही सम्मान की जगह पर वो रखती है। कुछ तत्कालीन कुछ समस्याएं होती हैं। आप तो जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में जो जितनी भी सियासत होती है या जितनी भी राजनीति होती है, जो कह लीजिए आप, उसमें जाति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बहुत बड़ा। इस सच्चाई से आप इनकार नहीं करेंगे। हम लोग के यहाँ तक कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उसके लिए बाध्य हो जाते हैं, उनको छापना पड़ता है कि फलां जाति इतनी है, फलां जाति इतनी, फलां जाति। वो लिखेंगे यहाँ का समीकरण ऐसा है कि राजपूत इतने हैं, यादव इतने हैं, भूमिहार इतने हैं, पिछड़े इतने हैं, अगड़े इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, ये लिखते हैं। लेकिन मैं तो केवल कहता हूँ कि देशवासी कितने हैं, भारतीय कितने हैं। जो बाहर और इधर उधर का कोई आतंकवादी, उसको छांट के भैया तुम शुद्ध भारतीयों की संख्या बताओ कि वो कितने, वो सारे अपने। हिंदू हो मुसलमान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वतनी कितने हैं। जर्रा जर्रा चमकता है नूरे इलाही से, हर शख्सियत ये कहती है मैं हूँ तो खुदा भी है। यहाँ कनकन में ईश्वर का वास। हम लोग किसी को छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हम लोग कार्य के आधार पर मूल्यांकन करते हैं कि इसने अपने समाज के लिए क्या किया। देखिए, मरने के लिए तो सिकंदर भी जब मर के गया था तो उसका हाथ खुला था, कुछ भी नहीं लेके गया। तो ये हम लोगों का है कि कहीं न कहीं आरएसएस से जुड़े होने के कारण कृष्ण का पूरा प्रभाव रहता है जीवन में कि हम कुछ करेंगे। आज आप मेरे से इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? इतनी बड़ी आबादी है मुंगेर की, आप किसी को भी ले सकते थे। मैं अच्छा बोलूं खराब बोलूं, आप ले तो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि मुंगेर की ज़मीनी हकीकत को बोलने वाला कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये यकीनन तौर पर ये सेकुलर है। ये लफाजी में नहीं है, डिजाइनर नहीं, ये सेकुलरिटी का दुकान नहीं खोले हुआ है, ये सेकुलर है बाय वर्च्यू। तो आप मेरे पास आए तो बात बस इतनी सी है। इसमें कोई लाग लपेट के बिना कहना चाहूँगा कि गंगा पुल मुंगेर का लाइफ लाइन था और हम लोग बहुत सारे साथी उसके लिए लड़े, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चली। 1987 मैंने कहा आपको 30 वर्ष, कितने इसमें कितने मोड़ आए, कब कब यहाँ पैसा आना बंद हो गया, पॉलिटिकल इसके अंदर हस्तक्षेप हुआ। बहुत सारे राजनीति के महारथियों ने जब गंगा पुल बनना ही शुरू हो गया तो उसके डिज़ाइन को चेंज करा के अपने मोहल्ले और अपने छत से निकालने की कोशिश की कि मेरे छत से निकलेगा तब जाकर के हम अच्छा कमाएंगे। तो यहाँ तो ये चक्कर था जिसके वजह से आज भी इसका अप्रोच रोड है, उसमें कितना राजनीति हुआ जिसके चलते अप्रोच रोड जो है आज तक हम लोग बनवा नहीं पाए हैं। अब जाकर के काम हाथ में लगा है। अगर आज अप्रोच रोड बना होता शारदा जी, तो आप निश्चित रूप से, उन्होंने ठीक कहा कि आप आधे घंटे में आप मेरे पास बेगूसराय से आ गए होते, मुश्किल से आधे घंटे में। तो जब तक हमारे यहाँ जो नागरिक सभ्यता है,
आप चाहे मोहनजोदाड़ो की बात करें, चाहे हड़प्पा की संस्कृति की बात करें, जहाँ जहाँ नागरिक सभ्यता नहीं रही वहाँ कभी न तो वाणिज्य पनपा, न वहाँ की सभ्यता पनपी, न वहाँ शिक्षा पनपा, न संस्कार पनपा। इसलिए सबसे मूलभूत चीज़ें हैं जो हमारा बेसिक है, जो बुनियादी सवाल है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो। हम भौगोलिक दृष्टिकोण से कितना सक्षम है, हम अब बाजार हैं, हम दुकान खोल के क्या कर लेंगे, आना ही मुश्किल है लोगों का यहाँ। भैया तो आपको उसके लिए आपको अपने शहर को बनाना होगा, और मेरा चिंतन केवल इसी पर आधारित है। और जब तक हम इन चीज़ों से पार नहीं पा लेते हैं तो माफ़ कीजिएगा, सरकार के यहाँ रोज़गार देने की चाहे बड़ी से बड़ी, बढ़िया से बढ़िया, जैसे भी आप बढ़िया सरकार मानते हो, चुनौती है, वो इन बेरोजगारी की समस्या से पार पा ही नहीं सकती है। उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको आज हम कह रहे हैं, हमारे पंत प्रधान भी कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भरता की ओर समाज को ले जाना, वो इज्जत की ज़िंदगी जिएं, अपने से कमा सकें, उनके अंदर जो काबिलियत हो, जो हुनर है, वो कुटीर उद्योग लगा सकें। ये मेरी संकल्पना है कि ये ऐसा होना चाहिए, और ऐसा आराम से हो सकता है। ये कोई बहुत यक्ष प्रश्न नहीं है। देखिए, जब गंगा पुल हम लोगों ने शुरू किया तो आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ, कुछ लोग मुझे देख करके एक टोंट कसते थे कि इसको क्या कमी है जो गंगा पुल के लिए लड़ रहा है। कुछ लोग ये कहते थे कि ये लोग 50 और 100 बरस में भी नहीं बनवा पाएगा, बन ही नहीं सकता है। मैंने कहा कि इस गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ जैसे राजा 1000 साल तक एक पैर पर खड़े रहे, तब तो गंगा धरती पर उतरी श्रीमान। शिव की जटा से गंगा धरती पर आई। पहले तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, फिर शिव के जटा में आई, फिर वहाँ से धरती। इस टेन्योर में 1000 साल लगा। तो 1000 साल में जब भगीरथ जैसा प्रतापी राजा, क्षत्रिय राजा, गंगा को धरती पर लाया, तो अगर मैं 30 बरस में गंगा पुल बनवा दिया है तो कोनो कम है का? ठीक है, ठाक ना हिसाब रहा हमारा। तो उसी गंगा पर ना पुल बनाए हैं, उसी माता गंगा पर। तो मेरे कहने का मतलब ये बहुत अंधेरों को मत कोसो, पहले ये तो पता करो कि सूरज तो रोज़ निकलता है, पर धूप कहाँ पर ठहरी। और ये धूप जहाँ पर ठहरी हुई थी, उसको सरजमी पर लाने का काम आप कर लीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। योगाश्रम की भी वैसी कहानी है। स्वामी सत्यानंद जी आए थे, कितने बहुत तरह से उनको प्रॉब्लम हुआ, बहुत समस्याएं आई, सब कुछ आई, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अध्यात्म भूमि है, यह देव भूमि है, यह योग भूमि है। वो यहीं टिक गए और सब कुछ। तब उसके बाद यहाँ योगाश्रम हुआ। और आपको बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जिस पातंजलि में बाबा रामदेव की हम लोग चर्चा करते हैं, वो कई दफ़ा यहाँ पर आते थे, यहाँ से अनुप्राणित होते थे। और फिर तब आज आप पातंजलि को भी देख लीजिए, तो पातंजलि योग का एक क्या संस्थान है, किसी से छिपा नहीं। तो बहुत सारे यहाँ से योग के जो है, योग ने जो है अपने वो जो रोशनी यहाँ फैलाई है। यहाँ मुस्लिम सूफी संतों की भी भूमि है। यहाँ पीर नाफा का मज़ार है। यहाँ पर इस्लामिक जो अध्यात्म है, तो यहाँ खानकाहे रहमानी है। ये भी एक तरीके का सूफी मिजाज का एक इजारा है। ऐसा नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं उसके अंदर में। वहाँ वली रहमानी साहब हैं, उसकी सदारत करते हैं, तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं आप देश के लेवल पर भी। तो ये मुस्लिम संतों की सूफी की भी भूमि रही है ये।